हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। कल वीडियो नहीं डाल पाए, इसका खेद है हमें, लेकिन कल एक्चुअली मेरा बर्थडे था तो कुछ फ्रेंड्स आ गए थे तो छोटी मोटी पार्टी वगैरह होने लगी, जिसकी वजह से वीडियो बना नहीं पाए और अपलोड नहीं कर पाए। आज हम लोग देखते हैं जो हमारा साइंस चल रहा है और क्लास 6 का साइंस चल रहा है, उसमें से 2 चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरे चैप्टर के बात हम लोग करेंगे, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग साइंस को कंप्लीट करेंगे, 6 के बाद फिर 7 और फिर इसके बाद 8 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो तीसरा चैप्टर हमारा है वो तीसरे चैप्टर पे रेसों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रेसों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन EVS में भी हुआ था, क्योंकि क्लास 5 में थोड़ा बहुत रेसों के बारे में बताया गया था। थोड़ी बहुत बातें हमने शायद EVS में डिस्कशन की थी, कुछ क्वेश्चंस। आज देखते हैं कुछ और चीज़ें। निम्न में संश्लेषित तंतु कौन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन संश्लेषित तंतु कौन है। संश्लेषित का मतलब क्या होता है, जरा पहले उसको समझ ले कि संश्लेषित का अर्थ यहाँ पर क्या होगा। कुछ 2 प्रकार के मुख्यतः, एक तो वह रेशे होते हैं जिसे जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जिसे हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल के माध्यम से। जो केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है, रासायनिक पदार्थों, केमिकल का मतलब रासायनिक पदार्थों को मिलाकर जिन रेशों को बनाया जाता है उसे ही संश्लेषित रेशा कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, B नायलॉन, C एक्रिलिक या D सभी। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अगर हम बात करते हैं संश्लेषित रेशे की तो पॉलिस्टर भी संश्लेषित रेशा है, नायलॉन भी संश्लेषित रेशा है, एक्रिलिक भी संश्लेषित रेशा है। अर्थात इनको रासायनिक पदार्थों के द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। और संश्लेषित रेशा में एक और नाम आता है, उसको भी आप नोट कर लेंगे, और वो होता है रेयान। रेयान भी संश्लेषित रेशा माना जाता है, माना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न पादपों से प्राप्त तंतु कौन है। पादपों से प्राप्त, पादप का मतलब क्या हो गया, जो पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं उन तंतुओं को बात यहां पर की जा रही है। पहला है रुई, B कपास, C जूट या D सभी। रुई को बिल्कुल पादप तंतु कहेंगे, ठीक है। कपास ये भी पादप है, पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। जूट भी यहां पर पादप की श्रेणी में ही आता है। और एक बात और याद रखेंगे कि जूट को हम पटसन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा कि जूट और पटसन एक ही चीज होता है। तो पटसन, तो इसका मतलब रुई, कपास और जूट तीनों ही क्या हैं, पादपों से प्राप्त किया जाता है। एक मिनट, तो जूट, रुई, कपास, जूट तीनों ही क्या हैं, पादपों से प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा, सभी, और इसका भी D ही होगा, सभी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में जंतुओं में से प्राप्त तंतु नहीं है। जंतु से प्राप्त तंतु नहीं, किसे जंतु से प्राप्त नहीं किया जाता है। पहला रेयान, B रेशम, C ऊन या D कोई नहीं। ऊन आप लोग जानते हैं भेड़ बकरियों से प्राप्त किया जाता है, तो ये तो जंतु ही हो गया, ठीक है। रेशम के बारे में भी हम बताए हैं, कोकून जिससे प्राप्त किया जाता है। रेशम के क्या होते हैं, कीड़े होते हैं जो शहतूत के पेड़ों में पाए जाते हैं। तो रेशम भी कीड़ों से, इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी जंतुओं के द्वारा प्राप्त रेशा है। रेयान के बारे में अभी यहां पर हमने डिस्कस किया कि ये संश्लेषित रेशा है रेयान। तो रेयान इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेयान क्या है, संश्लेषित रेशा है। इसे कृत्रिम तरीके से केमिकल के माध्यम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में पटसन को किस फसल की श्रेणी में रखा गया है। पटसन को, ठीक है, पटसन या जूट की बात अगर कर रहा है तो किस फसल की श्रेणी में रखा गया है। A रबी, B खरीफ, C जायद या D सभी। देखिए, फसल 3 प्रकार के होते हैं। इससे पहले शायद हम EVS में बताए हैं, रबी, खरीफ और जायद। इसके समय भी टाइमिंग भी बता दिया है कि खरीफ कब होता है, रबी कब होता है, जायद कब होता है। तो अगर हम पटसन की बात करते हैं तो पटसन मुख्यतः वर्षा के दिनों में इसकी शुरुआत, फसल की शुरुआत हो जाती है, पटसन की शुरुआत की जाती है। तो और वर्षा के दिनों में अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, खरीफ होगा। पटसन को किस फसल की श्रेणी में रखा गया है, तो खरीफ की श्रेणी में रखा गया है।
तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं आजकल सब्सक्राइब बिल्कुल कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, लाइक नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है। ये गलत बात है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी बात, कोई फीस नहीं है हमारी, उसके बावजूद अगर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करेंगे फिर तो मेरा मेहनत जो है बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, आपको एक बहुत बड़ी बात आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये हमको लग रहा है कि अब आप लोग का सब्सक्राइब जो कम हुआ है, तो ये बताना यहाँ पर मेरा उचित है कि जो भी इससे YouTube के द्वारा आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से और शेयर करने से जो भी अमाउंट मुझको YouTube भेजेगी, सेंड करेगी, वो अमाउंट का 50% जो हिस्सा है वो ऑर्फन बच्चों के लिए मैं डोनेट करने वाला हूँ। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगह है अपने ही एरिया में, अपने समाज में, जहाँ पर बच्चे अच्छे एजुकेशन से वंचित रहे हैं। वो चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ उनके समक्ष हैं। उन परेशानियों को दूर करना मेरा मकसद है, वरना मैं ऑनलाइन नहीं आता। ऑफलाइन के लिए मेरे पास इतना वक्त ही नहीं रह गया कि मैं ऑफलाइन पढ़ा पाऊँ। तो इस वजह से आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए नहीं, कम से कम उन ऑर्फन बच्चों के, अगर हम एक दूसरे की मदद इंसानियत के नाते नहीं करेंगे तो ज़रा आप सोचिए कि फिर तो हर कोई पीछे रह जाएगा ना। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, क्या मेरा कर्तव्य, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए? तो आप लोग से विनती है कि आपके कुछ थोड़ा सा, क्या आपको कोई डोनेशन नहीं देना पड़ रहा है, बस एक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, एक लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उससे जो अर्न होगा वो मैं ऑर्फन बच्चों के लिए डोनेट करूंगा, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, उनके पास जो कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, और ये मैं सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बाय गॉड मेरा बिलीव कीजिए, मैं ऐसा ही हूँ यार, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से उठ कर आया हूँ, तो गरीबों के हर दर्द को मैं फील करता हूँ। ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे सर हैं, कभी हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं हंसता भी हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, लेकिन जो कहा जाता है ना, लोगों के दर्द को जब देखता हूँ तो उन दर्द को मैं महसूस भी करता हूँ सर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी सर, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, आप लोग भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ दूसरों के बारे में भी अगर सोचो। और ऐसा नहीं कि आप लोग को अमाउंट या अकाउंट वगैरह खाली करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। निम्न में से भूरा सोना किसे कहा जाता है? जूट, बी कपास, सी रुई, डी पॉलिस्टर। जूट, कपास, रुई और पॉलिस्टर की बात की जा रही है ना। देखिए, भूरा सोना की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप अगर ध्यान देंगे कि जूट वगैरह का जो बोरा होता है उसका कलर भूरा ही होता है, तो इससे आप याद रखेंगे कि भूरा सोना जूट को कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जूट हो जाएगा। निम्न में सफेद सोना किसे कहा जाता है? अगर हम सफेद सोना की बात करते हैं तो आप लोग को बिल्कुल दिमाग में तो चल रहा होगा, जूट, रेशम और कपास या सभी में रुई की अगर हम लोग बात करें तो रुई सफ़ेद होती है, इसलिए सफ़ेद सोना तो जहाँ तक है कि रुई को ही कहा जाता है, लेकिन रुई यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कपास से ही रुई को प्राप्त किया जाता है, तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में कपास को किस फसल में रखा गया है? इससे पहले हम लोग ने शायद जूट की बात की थी, यहाँ पर कपास की बात की जा रही है कि कपास को किस श्रेणी में रखा गया है। अगर हम कपास की बात करते हैं तो रबी, जायद, खरीफ। अगर कपास की बात करते हैं तो कपास को भी खरीफ की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि ये भी वर्षा ऋतु में ही इसकी शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट का जीवन चक्र कितने श्रेणी में पूरा होता है? रेशम कीट का जीवन चक्र कितने श्रेणी में पूरा होता है? 1, 2, 3, 4। देखिए, अगर रेशम कीट के जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 चक्रों में पूरा होता है, याद रखेंगे। हम चक्र बताए भी हैं, आप देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो जो मेरे हैं उसमें आप एकदम क्लियर बताएं कि चक्र कैसे कैसे होता है।
ठीक है। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र होता है वो 4 श्रेणियों में उसे विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोकून के अंदर का लार्वा क्या कहलाता है? अंडा, प्यूपा, इल्ली, शलभ। देखिए कोकून देखे होंगे, नहीं देखे, गोल अंडे की तरह होता है बिल्कुल कोकून। और जब कोकून के अंदर आप अगर उसको देखेंगे तो उसमें एक टाइप का आपको कीड़ा दिखाई देगा, ठीक है। वो वही रेशम का कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है। तो वो उस सिचुएशन पर उसे हम उस लार्वे को क्या कहेंगे, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो देखो वो एडल्ट की श्रेणी में आता है। और हम जब चक्र बताए हैं तो वीडियो में देखिएगा कि चक्र में मैंने बताया था कि जब वो एडल्ट बन जाता है पूरी तरह से, वयस्क जिसे कहा जाता है, तो वयस्क बनने के बाद वो क्या कहलाता है? प्यूपा कहलाता है। ये तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि लार्वा क्या कहलाएगा, कोकून के अंदर का लार्वा इंपॉर्टेंट है, प्यूपा कहलाएगा। और इस प्यूपे को हम वयस्क कीट की श्रेणी में भी रख सकते हैं, वयस्क कीट की श्रेणी में भी रख सकते हैं, ठीक है। अंगोरा ऊन को किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? ए बकरी, बी भेड़, सी खरगोश या डी लार्वा। अंगोरा, अंगोरा आप देखेंगे कि मफलर वगैरह अगर स्वेटर वगैरह भी खरीदते होंगे तो उसमें एक कंपनी का नाम भी अंगोरा है। जनरली अंगोरा एक ऊन का नाम है। और उस अंगोरा ऊन को किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? प्रश्न ये है कि अंगोरा को किस जंतु से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखेंगे अंगोरा को खरगोश से प्राप्त किया जाता है। सी इसका राइट आंसर है। आप लोग ने स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा प्यार दिया, अभी भी प्यार मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो स्लो हो गया है, आपका जो सब्सक्राइब करने का जो रेट है वो थोड़ा स्लो हो गया है। आपने इतनी हिम्मत अफजाई की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे पास कई कमियां हैं, मैं बहुत जल्दी मतलब डिजिटल बोर्ड वगैरह का भी इंतज़ाम कर लूँगा और उसके बाद ऑनलाइन आने की कोशिश करूँगा और बड़े कंपटीशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो मेरा शुरू से मतलब एक जब स्टार्टिंग की उस टाइम से ही एक मेरा इरादा बन गया था कि मैं एक बड़े इसको लेवल पर लेकर जाऊंगा, इसको एक बड़ा मंच बनाऊंगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने अपने आपके प्यार से मिला है मुझे। इस प्लेटफॉर्म को मैं खोना नहीं चाहता हूं, अपनी हिम्मत को डाउन नहीं करना चाहता हूं। और वो कम्प्लीटली आप ये राइटिंग में लिख लीजिएगा। और अगर कभी ऐसा हुआ मैं अपने वादे से मुकर गया तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें अपने वादे को याद दिलाइएगा कि मैं चाहे ऑनलाइन अब आगे ही बढ़ूँगा, पीछे तो नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा ये इरादा है कि जल्दी ही मैं डिजिटल बोर्ड वगैरह जब इंतज़ाम हो जाएगा तो एक स्टूडियो बनाकर छोटा सा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे कंपटीशनों की तैयारी जो है वो लाइव आकर और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, बस एक मोबाइल है आपके पास। आप हमसे जुड़ेंगे और हम वादा करते हैं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये बड़ी बातें नहीं है। आज मुझे थोड़ा सा 2-4 दिन से ऐसा लगा कि जो रेट है वो यूट्यूब भी मतलब इंडिकेट करने लगा कि आपका रेशियो जो ग्राफ है थोड़ा कम हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अब जो रियलिटी है, मैं क्या सोच के आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, वो बताना ज़रूरी हो गया है। तो इस वजह से मैंने अपनी सोच आपके सामने रखी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर हम रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया की बात करें, ए कताई, बी बुनाई, सी धुनाई या डी रंगाई। तो जो रेशे से जो धागे निकाले जाते हैं, ठीक है, कोकून से जो धागे निकाले जाते हैं, तो उस धागे निकालने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए कताई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों का सही चुनाव करें। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा पॉइंट है, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा है, भेड़, बकरी तथा याक ऊन देने वाले जीव हैं। इन तीनों में से कौन कौन से पॉइंट सही है, ये चुनाव करना है। पहला पॉइंट की अगर बात करें कि जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है ये, जांतव रेशे कहलाते हैं जंतुओं से प्राप्त करने, तो ये सही है आपका। दूसरा है, रेशम के रेशे रेशम कीट के कोष से प्राप्त किए जाते हैं। कोष का मतलब समझ लीजिए पहले, कोष क्या होता है, उसके मिडिल पॉइंट को, अंदर के जो भाग होता है, अंदरूनी भाग, उसको कोष कहा जाता है। तो रेशम के जो रेशे होते हैं रेशम कीट के कोष से प्राप्त किए जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोकून से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी आपका राइट है। तीसरा है, भेड़, बकरी तथा यॉक ऊन देने वाले जीव है।
भेड़ बकरी, याक भी ऊन देने वाला, जिसका मतलब ये भी राइट आंसर है। तो 1 2 3 तीनों पॉइंट इसके राइट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों में सही का चुनाव करें। ए, अंगोरा ऊन को अंगोरा नाम की बकरी से प्राप्त किया जाता है। बी, अंगोरा नाम की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये ज्यादा बेहतर होगा, पाई जाती है में, पाई जाती है। अगला है तीसरा, पश्मीना शॉल अंगोरा नाम की बकरी के मुलायम बालों से बनाया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है कि अंगोरा ऊन को अंगोरा नाम की बकरी से प्राप्त किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इससे पहले वाले पॉइंट में हम लोग देख चुके हैं कि अंगोरा ऊन को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से ना, तो ये तो राइट आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा, अंगोरा नाम की बकरियां कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जब अंगोरा को खरगोश से प्राप्त किया जाता है तो बकरियां यहाँ पर आ रही है, ये भी गलत है ना, बकरियां से नहीं प्राप्त किया जाता है, खरगोश से। दूसरी बात, कश्मीर की पहाड़ियों से नहीं बल्कि लद्दाख के क्षेत्रों में ये पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा क्या है, पश्मीना शॉल अंगोरा नाम की बकरी के मुलायम बालों से प्राप्त किया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। पश्मीना शॉल जो होता है, शॉल के बारे में पहले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए हैं कि पश्मीना शॉल जो होगा अंगोरा नाम की बकरी के मुलायम बालों से प्राप्त किया जाता है, तो ये राइट है। केवल 3 होगा, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न कथनों में सही का चुनाव करें। 1, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। 2, रेशम फाइबर प्रोटीन का बना होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में कौन से सही हैं, इसका चुनाव करना है। देखिए पहला है कि रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, पहले के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किए, बिल्कुल सही बात है कि रेशम कीट के पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं, ये राइट है। दूसरा है रेशम फाइबर प्रोटीन का बना होता है, इसको भी डिस्कस किए हैं कि रेशम फाइबर प्रोटीन का ही बना होता है, तो ये भी राइट है। तो 14 का 1 और 2 दोनों सही है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, सही कथन का चुनाव करें। रेशम की रेशें स्टील तार जितनी मजबूत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टसर, मूंगा तथा कोशा रेशम की किस्में। रेशम की रेशें स्टील तार जितनी मजबूत होती है, बिल्कुल सही है, ये स्टील के तार की इतनी मजबूत पाई जाती है। और दूसरा अगर बात करते हैं टसर, मूंगा और कोसा की बात करते हैं, तो ये भी रेशम की किस्में हैं, रेशम के प्रकार हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो आज के वीडियो में जो आपका फाइबर्स के बारे में हमने बात किया, तो चैप्टर 3 से था, और ये जितने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ रहे थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से, सारे को मैंने कवर अप किया है। आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बाय।